तो सबसे पहले बात, सबसे बड़ी सियासी खबर की, देश में 2024 में सियासी चुनाव यानी कि आम चुनाव बहुत करीब है। चुनाव में बहुत ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है। ऐसे में धुआंधार दौरे हो रहे हैं, धुआंधार रैलियां हो रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कर रहे हैं। और इस दरमियान राहुल गांधी देवघर पहुंचे, झारखंड के देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। इससे पहले लगभग 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरह के दौरे पर रहे हैं। आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से आज राहुल गांधी की पूजा पद्धति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री किस तरह से दोनों हाथ जोड़कर आचमन करके पूजा कर रहे हैं। जबकि इस तस्वीर को आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी एक हाथ समेटे हुए हैं, जबकि एक हाथ से पूजा कर रहे हैं। और जब उनको पुजारी ये कहते हैं, वहां पर मौजूद पुजारी ये कहते हैं कि आपको आचमन शिवलिंग पर करना है, प्रसाद शिवलिंग पर चढ़ाना है, तब भी राहुल गांधी दोनों हाथ आगे नहीं करते। इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मामला क्या है, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिस पर विवाद हुआ है। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब मंदिर से निकल रहे थे तब की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। जल्दी से तस्वीर देखिए, राहुल गांधी की तस्वीर मंदिर से निकलते हुए, जिसमें राहुल गांधी त्रिपुंड लगाकर मंदिर से निकल तो रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों के बाद उनके माथे से वो टीका और त्रिपुंड साफ नजर आता है, हटा हुआ नजर आता है। ये देखिए, यहां पर राहुल गांधी बकायदा त्रिपुंड लगाकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगले ही क्षण जब मंदिर से बाहर राहुल गांधी आते हैं तो उनके माथे पर त्रिपुंड नहीं होता है। तो क्या चुनाव जीतने के लिए इस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? क्या सिर्फ सियासत के लिए राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं? यह सवाल बीजेपी पूछ रही है। इधर प्रधानमंत्री मोदी असम की यात्रा पर है। पीएम मोदी ने कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला रखी है, जिसे पीएम ने काशी उज्जैन के बाद एक बार फिर से सनातनी संस्कृति को नया उपहार दिया है। ऐसे में असम में पीएम मोदी ने मंच से कहा कि आजादी के बाद से जो सत्ता में आए उनको अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व नहीं था। वो भारतीय संस्कृति को शर्म की तरह देखते थे। भारतीय संस्कृति की परंपराओं और प्रतीकों के साथ चलने में उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी। पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान, उसके बाद आज इस खबर की डिटेल और बारीकी से खबर को आपके सामने रखेंगे। आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य से उन्होंने निशाना किस पर साधा? निशाना कांग्रेस की तरफ से था, कांग्रेस की नेताओं पर था, राहुल गांधी पर था। राहुल गांधी अभी अपनी न्याय यात्रा लेकर झारखंड में है। झारखंड में राहुल गांधी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे, जो की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। टीवी स्क्रीन पर हम 5 तस्वीर आपको अलग अलग एंगल से दिखाते हैं, 5 कैमरों की नजर से, और बताने की कोशिश करते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम में राहुल ने कैसे भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। लेकिन इस पूजा में राहुल गांधी पर बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं। पुजारी ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, पंडित ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अवसरवादी शिव भक्त हैं और पूजा में भी उन्होंने कोताही बरती है। राहुल गांधी ने बैद्यनाथ धाम मंदिर में रुद्र अभिषेक किया। उस वक्त उनके माथे पर सफेद और लाल रंग का त्रिपुंड दिख रहा है, लेकिन जैसे ही राहुल ने पूजा संपूर्ण की और बाहर निकले, उनके माथे से शिव का त्रिपुंड गायब था। अब ऐसे कौन सा सनातनी शिव भक्त होगा जो पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर निकले और सिर का तिलक और त्रिपुंड हटा ले? इसे लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर गलती भी कर दी है, क्योंकि त्रिपुंड शिव का एक प्रतीक माना जाता है। माथे पर त्रिपुंड धारण करना धार्मिक परंपरा है, लेकिन राजनीति में तिलक हिंदुत्व को दर्शाता है। और कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा नजर आती है जब तिलक और बाकी मंदिरों में नेता जाते नजर आते हैं। तिलक से दूसरे धर्म के वोटर नाराज हो सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी ने फौरन तिलक हटाने की कोशिश की होगी, हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी के माथे से
मिनटों में तिलक को हटा देना जानबूझकर किया गया था, ये गलती थी या फिर अनजाने में हुई चूक, ये राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग जाने। लेकिन कहा तो यहां यह तक जा रहा है कि राहुल गांधी मंदिर में कपड़े तो बदल नहीं सकते थे, वरना हो सकता था कि जिस गर्भगृह में राहुल लाल चुनरी और माला पहने नजर आ रहे थे, शायद वहां से वो उतार के निकलते। और ये जनता की राय, हमारी राय नहीं है। और इसी के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। निशिकांत दुबे और अमित मालवीय ने ट्वीट कर राहुल पर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने तो एक के बाद एक कई वीडियो ट्विटर पर साझा किए, जिसमें राहुल की पूजा को, शिवलिंग पर पूजा सामग्री को फेंकते हुए वीडियो साझा किया गया और कहा गया कि ज्योतिर्लिंग में मौजूद लोग इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करते हैं, इस तरह से आचमन नहीं करते हैं, इस तरह से पूजा नहीं करते हैं। इसके बाद निशिकांत दुबे ने राहुल की धार्मिक आस्था पर सवाल खड़े किए। निशिकांत दुबे का बयान आपको सुनवाते हैं। अभी तक आप जहां जहां गए, चाहे आप मालदा गए, मुर्शिदाबाद गए, किशनगंज गए, कटिहार गए, पूर्णिया गए, हमारे यहाँ पाकुड़ गए, साहबगंज गए, या आप गोड्डा आए, ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक सेंटर है। तो आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो है वोट। इससे पहले राहुल गांधी को राम मंदिर न्यास की तरफ से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण भी मिला था, लेकिन राहुल गांधी अयोध्या नहीं पहुंचे थे। लेकिन अपनी यात्रा लेकर जब वो असम पहुंच गए थे तो वहां धरने पर बैठ गए थे और कहा था राज्य सरकार ने उनको मंदिर नहीं जाने दिया और इसके लिए साजिश कर रही है। आपको राहुल गांधी का वो बयान भी सुनवाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते, क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूँ। मेरे रास्ते में इनवाइट किया है, बट ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। अब जिला प्रशासन राहुल से कहता रहा कि आप 3 बजे के बाद मंदिर जा सकते हैं राहुल, लेकिन अपनी गलती पूछते रहे। वैसे कोई पहली बार नहीं है, जैसे ही चुनाव सर पर आता है राहुल गांधी मंदिरों का दौरा शुरू करते हैं। गुजरात चुनाव में तो राहुल को जनेऊधारी तक बताया गया था। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल की कोशिश को वोटर कितना समझेगा, वोटर कितना उनके पाले में जाएगा, राहुल को कितना हिंदुत्व मानेगा, ये वोटर्स पर तय करता है, वोटर्स पर निर्भर और उनकी समझ पर निर्भर करता है। लेकिन राहुल गांधी ने असम में धरने के दौरान कहा कि आज केवल एक ही आदमी मंदिर जा सकता है और उनका इशारा भी साफ था। वो प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कर रहे थे। तो पीएम मोदी अपनी धार्मिक आस्था कभी छिपाते नहीं है। शिव की भक्ति हो, शक्ति की भक्ति हो, या फिर भगवान राम की पीएम की कुर्सी पर रहते हुए पूरी दुनिया को प्राण प्रतिष्ठा वाली तस्वीर दिखानी हो, प्रधानमंत्री हर जगह नजर आए। और अब उन्होंने आस्था को केवल धार्मिक विषय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान के विषय से जोड़ दिया है। कैसे, पहले आपको यह दिखाते हैं। काशी कॉरिडोर को धार्मिक आर्थिक दोनों कॉरिडोर बना दिया गया, यानी कि न सिर्फ धार्मिक उत्थान हुआ बल्कि आर्थिक उत्थान भी हुआ। महाकाल लोक को धार्मिक और आर्थिक दोनों कॉरिडोर बना दिया गया। कामाख्या कॉरिडोर को भी धार्मिक और आर्थिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इसके अलावा बाबा बैद्यनाथ धाम, जहां राहुल पहुंचे थे, वहां भी भव्य कॉरिडोर बनाया जा रहा है। धाम केदारनाथ का हो, अयोध्या का हो, काशी का हो, उज्जैन का हो, पीएम मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में इन सभी देवस्थानों का न केवल स्वरूप विराट किया है बल्कि इन स्थानों पर की गई विकास के कार्य नजर आते हैं। और विकास कार्यों की वजह से यहां पर पर्यटक बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, भक्त बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो यहां की आर्थिक तरक्की भी हो रही है, इन इलाकों का आर्थिक स्वरूप भी बदल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में 2 साल में 13 करोड़ से ज्यादा दर्शनार्थी पहुंचे, 20,000 करोड़ का सालाना कारोबार हो रहा है। राम मंदिर में 13 दिनों में, यानी कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी पहुंच गए। 22 जनवरी को 1,25,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। महाकाल लोक में 2.5 लाख भक्त दर्शनार्थी रोजाना आते हैं। 3,000 करोड़ का कारोबार लगभग रोजाना होता है। इसलिए पीएम मोदी कह रहे हैं कि मां कामाख्या कॉरिडोर को भी इसी तरह से विकसित किया जाएगा, जिससे इलाके में न सिर्फ विकास की बयार बह सके, आर्थिक उन्नति हो सके, बल्कि सनातन संस्कृति को भी सहेजा जा सके। यानी एक तरफ पीएम जो गुलामी की संस्कृतियों और प्रतीकों को खत्म कर इंडिया नहीं बल्कि भारत की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो भारतीय सनातन संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं, सनातन प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं, मंदिरों का राजनीतिकरण करते हैं और धार्मिक तुष्टीकरण कर वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना के पूरा होने के बाद हर साल
और ज्यादा श्रद्धालु यहां आकर दर्शन कर सकेंगे। और मैं देख रहा हूं कि मां कामाख्या के दर्शन की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये टूरिज्म का प्रवेश द्वार बन जाएगा। जो भी यहां आएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म की ओर बढ़ेगा। एक प्रकार से ये उसका प्रवेश द्वार बन जाने वाला है। इतना बड़ा काम इस दिव्य लोक के साथ जुड़ा हुआ है। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2004 की याद भाजपा कार्यकर्ताओं को क्यों दिला रहे हैं, देश को क्यों दिला रहे हैं? लोकसभा चुनाव में करीब करीब 60 दिन का वक्त शेष है। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को एक बार फिर से नसीहत दी है, जो साल 2004 वाली सीख है। आखिर लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी 2004 को क्यों याद कर रहे हैं? आपको यह खबर भी बताएंगे और खबर के पीछे की खबर भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको जानना चाहिए कि पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को नसीहत क्या दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, राजनीतिक विश्लेषकों की बातों में ना आए। यह क्लियर मैसेज है प्रधानमंत्री का। साथ ही उन्होंने लिखा है कि चुनाव के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, काम पूरा होने से पहले काम को पूरा ना माने, अति आत्मविश्वास से बचने की आवश्यकता है, जनता तक सरकार के काम को लेकर जाएं, जमीन पर जाकर जनता से संवाद करें, यानी किसी की सुनी सुनाई बात नहीं, सीधे पब्लिक से रिपोर्ट लें कि आपने और आपकी सरकार ने क्या काम किया है, मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है। बीजेपी ने 2024 चुनाव के लिए 400 सीटों पर जीतने की रणनीति बनाई है। बीजेपी की लीडरशिप मान रही है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हिंदी पट्टी में बीजेपी के लिए माहौल अनुकूल हुआ है और दक्षिण में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। हिंदी पट्टी में वैसे देश के 9 राज्यों को जोड़ा जाता है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन 9 राज्यों में लोकसभा की 214 सीटें आती है। आप देख लीजिए कि 214 सीटें बहुमत के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है और इसे बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। 2019 में बीजेपी ने इन 214 में से 192 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड में 90% की स्ट्राइक रेट से जीत हासिल की, जिसे नई राम लहर की सुनामी में बीजेपी और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। 100% का स्ट्राइक रेट करना चाहती है, जिससे 400 पार के नारे को साकार किया जा सके। बीजेपी ने इन राज्यों की लिस्ट में 5 राज्यों में क्लीन स्वीप किया था। उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए बीजेपी इस बार बाकी बची 22 सीटों को जीतना चाहती है, जिसके लिए पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देश क्या है? अति आत्मविश्वास में नहीं आना है। 2004 से सबक लेने की बात कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि 2004 की पीएम मोदी क्यों याद दिला रहे हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। 2004 के चुनाव में एनडीए ने चुनाव से पहले गठबंधन बनाया था। बीजेपी को भरपूर विश्वास था कि पिछले 5 साल में जो जन कल्याण की नीतियां बनाई गई, जो योजनाएं लागू की गई, जिस तरह से भारत परमाणु ताकत बना, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो फैसले लिए, उसके भरोसे एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी होगी। लेकिन बीजेपी यहीं चूक गई। शाइनिंग इंडिया का नारा फेल हो गया। बीजेपी ने उस इलेक्शन में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी पर यह नारा भारी पड़ गया। 2004 के जो चुनाव परिणाम आए, उसमें बीजेपी को महज 138 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 145 सीटें मिली, लेफ्ट को 43 सीटें मिली और यूपीए सरकार बनाने में कामयाब रही। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से केवल 7 सीटें ज्यादा हासिल की थी, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए राष्ट्रपति ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ मिलकर यूपीए 1 का गठन किया और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए और अटल जी को विपक्ष में बैठना पड़ा। और केवल इतना ही नहीं, 2009 में भी बीजेपी सत्ता से बाहर ही रही, यानी कि 2004 में बीजेपी ने जो गलतियां की, उसने 5 साल सरकार चलाने के बाद भी उसे सत्ता से 10 साल के लिए दूर कर दिया। इसकी बड़ी वजह क्या थी, वो भी मैं आपको बताता हूं। चुनाव से पहले सर्वे पर विश्वास करना। सर्वे में बताया गया कि एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार ना होना, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने में सरकार नाकाम रही। जनता तक सरकार की बात नहीं पहुंची। चुनाव में बीजेपी जनता तक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाई। जो कम्युनिकेशन प्रधानमंत्री आज के दौर में करते हैं, पीएम मोदी करते हैं, उस वक्त बीजेपी नेता ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और जीत के पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए।
बीजेपी नेताओं को लग रहा था कि 2004 में 100% विक्ट्री तय है। इसके बाद बीजेपी को 2004 में हार का सामना करना पड़ा और 10 साल बीजेपी सत्ता से बाहर रही। इसलिए आज पीएम मोदी कह रहे हैं कि भले ही लग रहा है कि माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन फिर भी रुकना नहीं है, क्योंकि अभी रुक गए तो आगे काम बिगड़ सकता है। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक काम पूरा मान लेना ठीक बात नहीं है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए लगातार काम करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता अपने लक्ष्य को साधने में लगे रहे। 2004 से सीखने के लिए मोदी और अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ पूरी बीजेपी को तूफानी मोड में लगा रखा है। नए साल के 35 दिनों में पीएम मोदी पूरा देश नाप चुके हैं। अमित शाह दक्षिण के साथ पूर्वोत्तर घूम चुके हैं। जेपी नड्डा लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी 23 राज्यों के प्रभारी बना चुकी है। मंत्रियों को एक रात गांव में गुजारने के निर्देश दिए गए। बिहार में बीजेपी ने नया गठबंधन किया है। बीजेपी और बीजेडी के बीच ओडिशा में गठबंधन हो सकता है, यह भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक भी होनी है, जो 17 और 18 फरवरी को होगी। इसमें सभी मोर्चे के पदाधिकारियों को सम्मिलित होना है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने हर राज्य के लिए नई रणनीति बनाई है। सनातन, शासन और प्रशासन, 3 स्तर पर बीजेपी इस बार काम कर रही है। बीजेपी अभी अकेले 12 राज्यों में सरकार चला रही है, जबकि 4 राज्यों में गठबंधन वाली सरकार है। ऐसे में अभी बिहार में बीजेपी ने सरकार बनाई है और बीजेपी अभी देश के 51% से ज्यादा जनसंख्या पर शासन कर रही है। और अगर बीजेपी को 400 पार जाना है तो 14 राज्यों में उसे अपने प्रदर्शन को और ज्यादा बेहतर करना होगा, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना जैसे राज्य भी हैं, जहां बीजेपी को अप्रत्याशित प्रदर्शन करना होगा। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि दक्षिण में बीजेपी का ग्राफ अप्रत्याशित तौर पर बेटर हो सकता है। एक बड़ा लाभ साउथ में मिल सकता है।